और इतनी ऊंचाइयों से करेंगे। ईडी की ताकत लगा दी आपने, सीबीआई की ताकत लगा दी आपने। राजनीति में केवल पैसा ही काम करता है, इसलिए हर व्यक्ति को भ्रष्टाचार की ओर देखना पड़ता है। उस समय शहर में जो व्यक्ति जेल में बंद था टाडा के आरोपों के तहत, दरेकर मैडम ने प्रचार बंद कर दिया। उन्होंने अपनी हार लड़ने से पहले स्वीकार ली। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस ऑन। आइए लेते हैं एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता श्री नरेंद्र राजानी जी। मैं बता दूं राजानी साहब के बारे में कि 9 साल तक उल्लासनगर शहर के जिला के अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। उस टाइम पे जो गृह मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे साहब, उनके काफ़ी नज़दीकी माने जाते थे। और जो शहर की जो समस्या, जो उस टाइम पे शहर की जो समस्या को लेके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नेता निकला, वो थे नरेंद्र राजानी जी। आज इसी शहर के विषय के ऊपर लेते एक मुलाकात और पूछते हैं कि राजानी साहब, आप अभी चुनाव के माहौल में बैठे हो। 20 मई 2024 को मतदान का दिन है। आप जब लोगों के बीच जाओगे वोट मांगने के लिए, तो क्या विषय, क्या वो चीजें लेके जाओगे? क्या आप लोगों को जाके बताओगे कि आपकी पिछले 5 साल की सरकार ने, मोदी सरकार ने देश के लिए क्या किया, हमारे शहर के लिए क्या किया? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, पिछले 5 साल जब हम लोकसभा चुनाव के सामने जा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव देश हित के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के कार्यों के लिए और राष्ट्र के साथ हर प्रदेश और हर प्रदेश का हर शहर, गांव, मोहल्ला सब उसमें आ जाता है। उसके साथ में जुड़ा हुआ राष्ट्र का काम होता है। इस राष्ट्र के कार्य में पिछले 5 सालों में क्या, पिछले 10 सालों से जब से मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यानी अनगिनत अच्छे कार्य हुए हैं इस देश के लिए। इस राष्ट्र का नाम पूरी दुनिया में डंके की चोट पे क्रमांक 1 के मुल्कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाली ताकत हम बन गए हैं। इस राष्ट्र का, यानी यहां तक मैं कोविड के भी दिन अगर याद करूं, जब अमेरिका जैसा, यूएसए जैसा जब मुल्क जो फेल चला गया, वहां के राष्ट्रपति जब वहां पर उसमें फेल चले गए, जहां पर हमने इस मुल्क को संभाल के खाली अपने मुल्क को, अपने देश को ही नहीं, अपने राष्ट्र को नहीं, लेकिन बाकी भी राष्ट्रों को हमने उस समय संभाला। धारा 370 हमने हटा दी, जिसके कारण जो कश्मीर हमारे हिंदुस्तान में, अपने ही देश में दो संविधान, 2 प्रधान, 2 विधान इस प्रकार से चल रहा था, उससे हमें अपेक्षा नहीं थी कि हमारी इस आयु में, हमारी इस उम्र में हम इस धारा 370 को हटते हुए देखेंगे। सही। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये बाबरी मस्जिद जहां पर ढांचा गिरा था, वहां पर राम मंदिर वापस बन जाएगा। और इस शहर, इस देश में अभूतपूर्व विकास के कार्य, आप रास्ते देखिए, समुद्र के नीचे रास्ते, जमीन पे रास्ते, जमीन के ऊपर के रास्ते, कितना अभूतपूर्व कार्य, अभूतपूर्व विकास हर स्थान पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का
पर्याय इस देश के किसी भी मतदाता को नहीं है। दूसरा ऐसा है कि सामने कोई पक्ष या कोई नेता मोदी जी के कद का दिख ही नहीं रहा। आपने लाने भी नहीं दिया ना। जो भी पक्ष काम कर रहा है वो तो अपना काम हम इतना ही तेजी से और इतनी ऊंचाइयों से करेंगे। ईडी की ताकत लगा दी आपने? नहीं, ईडी की ताकत और बाकी ताकतें किसके ऊपर लग रही हैं? सीबीआई की ताकत लगा दी आपने। यस, ईडी और सीबीआई की ताकतें किसके ऊपर लग रही हैं? जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं। आपके पास ईडी आई, दूसरे किसी सही आदमी के पास ईडी आई, ईडी उसके पास जाती है जिसने गलत काम किया हुआ हो। तो उसके आधार पर वो ईडी को अपना काम है, सीबीआई को अपना काम है, पुलिस को अपना काम है। तो जो आदमी जहां जहां गलतियां त्रुटियां या जो भी कुछ पाप करेगा, कुछ गलत काम करेगा, उसको वहां पर उसको भुगतना है। तो वो डिपार्टमेंट बनी ही उसके लिए, उनका काम ही वही है। पहले दौर में ऐसा हुआ करता था कि बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े कुछ व्यवसायी लोग, उनको ऐसा लगता था कि हमें अपने नेतृत्व का और अपने व्यवसाय और पैसे का इतना बड़ा मजबूत कवच है कि कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट उसको भेद नहीं सकेगी। लेकिन हर व्यक्ति साधारण और सामान्य है। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति कोई गुनाह करता है तो उसके ऊपर पुलिस अपना कार्यवाही करती है, वैसे जो व्यक्ति कुछ कद के कुछ पद के बढ़ जाते हैं वो भी सामान्य ही हैं, उनके ऊपर भी वो कार्यवाही हो रही है। बस उतना ही। उल्लासनगर शहर के बारे में आप क्या कहेंगे? उल्लासनगर शहर के अंदर जो समस्या है, उस समस्या का कैसे निवारण करेंगे आप? देखिए जैके जी, जहां पर एक स्टेज लाइफ की होती है, या हर व्यक्ति ने यह सोचना होता है कि जो सच है वो सच है, सच को जुटलाया नहीं जा सकता। सही। मेरे इस शहर को काफी लंबे समय से भुगतना पड़ा है। मेरा इस शहर, मेरा यह प्रिय शहर आज भी भुगत रहा है। हम समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैं आपको इंटरव्यू देते हुए मैं कहूं कि मेरे शहर की सब समस्याएं हमने ख़त्म कर दी हैं, या हमारी लीडरशिप ने ख़त्म कर दी हैं, या हमने ख़त्म कर दिए हैं, तो ये अतिशयोक्ति होगी और ये गलत होगा। जो सच्चाई है मुझे कबूल करनी होगी कि हमारे शहर में समस्याएं खूब है। इन शहर की समस्याओं के कारण हमारे कितने लोग इस शहर को छोड़कर विभिन्न जगहों पर, कोई अम्बराज जा रहा है, कोई बदलापुर जा रहा है, कोई कल्याण जा रहा है, कोई थाने जा रहा है, शहर को छोड़ते जा रहे हैं। नई पीढ़ी को ऐसा लग रहा है कि उनको यहाँ पर ये शहर शायद जो सुविधाएं दे नहीं पा रहा। आप रोक लगाइए। जो मौलिक सुविधाएं हैं हम अभी तक उनके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। हमारे शहर में बिजली की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, हमारे शहर में पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, हमारे शहर में रास्ते ठीक होने चाहिए, हमारे शहर में नालियाँ गलियाँ ठीक होनी चाहिए, हमारे शहर के बाग बगीचे ठीक होने चाहिए, हमारे शहर में लोग अगर बाहर तफरीह करने निकलें तो उनको मज़ा आना चाहिए, हमारे शहर में लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाने चाहिए तो उनको मॉर्निंग वॉक में ऐसा लगे कि हम एक समतल रास्ते पर और सफाई वाले रास्ते पर चल रहे हैं। वो ऐसी कोई समस्या नहीं। हमारे शहर एक पूरा साफ सुथरा शहर दिखना चाहिए। एक चमकता हुआ अच्छा सा शहर हम बना सकते हैं। केवल 13 स्क्वायर किलोमीटर का शहर है और उसमें भी इतने सारे लोग रह रहे हैं। करीबन 7 लाख लोगों की बस्ती इस शहर में है। इतने लाखों मकान बने हुए पड़े हैं। बाकी बचता कितना है जिसको हमें विकास करना है, जिसको हमें साफ सुथरा रखना है, उसमें भी यहाँ पर आज की परिस्थिति ऐसी है कि हमें बहुत कुछ करना बाकी है। सत्ता आपकी है, 2 आमदार आपके पार्टी से हैं, करना चाहिए काम। देखिए ऐसा सरकार से फंड तो मिलता है, काम क्यों नहीं होता है? आप ही कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा हूं जी। ऐसा है कि हर एक व्यक्ति को राजनीतिक सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम में हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा लेकर उस सिस्टम में कुछ पद पाने के लिए पार्टियों में जुड़ते हैं। कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। लेकिन शहर के समाधान करने के लिए जो सोच होनी चाहिए, जो विचार होने चाहिए, जो नजरिया होना चाहिए, जो विजन होनी चाहिए, जो शक्ति होनी चाहिए, जो ताकत होनी चाहिए, वो सब कहीं ना कहीं पर आज इस शहर में बहुत कमी दिख रही है। मैं केवल बीजेपी के नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं टोटल शहर को कह रहा हूं कि शहर एक निर्णायकी के, जिसको मराठी में निर्णायकी शब्द कहा जाता है, निर्णायकी के दौर से गुजर रहा है। आज का नेतृत्व खाली अपने आपस में संघर्ष में लगा हुआ है कि ये बड़ा कि मैं बड़ा, और जो भी नेता है अपनी एक टुकड़ी, अपनी एक ग्रुप का नेता है। शहर का नेता कोई बचा ही नहीं है।
हर नेता अपनी टुकड़ी ग्रुप का नेता समझकर खुद को बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हैं। आपके पार्टी में तो काफी नेता है। आज 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 इस शहर में आऊंगा उस उत्तर पे। आज इस शहर में इतनी सारी जटिल समस्याएं हैं। आज अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू था, 500 करोड़, करीबन 416 418 करोड़ का टेंडर है, ये जाकर 500 करोड़ तक पहुंचेगा। वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम किस प्रकार से चला है, पहले भी इस शहर में जो करोड़ों रुपए का काम अंडरग्राउंड ड्रेनेज का हुआ था वो बर्बाद हो गया। हमारा जो वहां पर इसका ट्रीटमेंट प्लांट है वो यूं ही उसके मेंटेनेंस पे खर्चा होता है, वहां पर हमारा कोई भी सीवेज वहां पर पहुंचता ही नहीं है। आज अगर हम 500 करोड़ डालकर फिर से वही परिस्थिति में आना चाहते हैं, कोई सुपरविजन नहीं है, कोई म्युनिसिपल का अधिकारी उसको देखता नहीं है, उसमें उसकी क्वालिटी क्या है वो कोई देखता नहीं है, रोड जो उसके बाद जो बनते हैं उसको कोई देखता नहीं है। ये सब दर्द शहरवासियों के, मेरे भी दर्द है। उनसे मैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं या किसी नेतृत्व के लेवल पे मैंने काम किया, इसका अर्थ है कि मैं उनके दर्दों को भूलकर उनके दर्दों से अलग हो जाऊं, ये संभव नहीं है। उसके सिवाय भी इस शहर में केवल हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अगर नेतृत्व करेगा कि मुझे क्या मिलेगा, अपने स्वार्थ के लिए नेतृत्व करेगा तो शहर को भुगतना होगा। यहाँ के जितने भी नेता हैं इस शहर में, सभी पक्षों की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने एक अपना मानो दृष्टिकोण बना दिया है कि ये राजनीति शायद मेरे घर परिवार और मेरे साथियों के लिए है, जो मुझे सहयोग करते हैं खाली उनके लिए है। राजनीति हम करते हैं समाज सेवा के लिए, राजनीति हम करते हैं लोगों के लिए, राजनीति हम करते हैं शहर के विकास के लिए। वो नजरिया और वो दृष्टिकोण जब तक इन नेतृत्व ने पैदा नहीं किया तब तक तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं। दूसरा दौर ये है जो आप पूछ रहे थे, हमारे पार्टी के नेता या दूसरे नेता जो मैं पूछ रहा हूं ना, हाँ, आपके जो नेता है पार्टी के, हाँ, मैंने अभी हाल ही में जमनू पुरस्वानी जी का भी इंटरव्यू किया था। उन्होंने नाम गिनवाया है कि हमारे पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग, हर 3 साल में हम नए नेता लेके आते हैं। उसमें कहा कि आमदार के लिए हमारे पास में काफ़ी नाम है। उस पर उन्होंने मुझे नाम गिनवाए, राजेश वदरिया, महेश सुखरामानी, लाल पंजाबी, राजू जगियासी, ऐसे और भी 1-2 नाम गिनवाए। और खुद का नाम मैंने उनको बोला कि आप भी तो हो रहे इसमें, तो उस पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया वो, लेकिन मन ही मन में खुश हो रहे थे कि मेरा नाम भी तो आप ले रहे हैं ना। तो अभी का जो आपकी सिटिंग के आमदार है, उन्होंने क्या काम किया? क्यों हर टाइम शहर वासियों को इस शहर गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है? क्यों? इस शहर का मैं आपको कह रहा हूं, आपको कुछ लंबे समय से एक दुर्भाग्य है, काफ़ी लंबे समय से इस शहर में कोई ज़माने में एक सन्मुख ईसरानी नाम का विधायक हुआ करता था। हाँ। जो मुंबई में रहता था, यहाँ पे आकर विधायक बना, वाको रेडियो उसने बनाया, जापान में चला गया, इस शहर का केवल विधायक का पद पाकर अपना स्वार्थ पूरा करके निकल गया। उसके बाद फिर हमारे शीतलदास जी 3 बार विधायक बने। हाँ। शीतलदास जी ने, स्वर्गीय शीतलदास जी ने अपने क्षमता के आधार पर, उस समय की परिस्थितियों के आधार पर, उस समय परिस्थितियां इतनी कंड्यूसिव जिसको कहते हैं कि अच्छी फाइनेंशियल परिस्थितियां सरकारों की हों, क्योंकि देश इतना अभी तक उस समय तरक्की नहीं किया था, उसके अंदर जो उन्होंने कर सके उन्होंने करने का प्रयास किया। और उन दिनों में भ्रष्टाचार भी इतने चरम सीमा पर नहीं था। आज की राजनीति में केवल पैसा ही काम करता है, इसलिए हर व्यक्ति को भ्रष्टाचार की ओर देखना पड़ता है। उस समय इतना ये समय, एक बड़ी गलती, मुझे पूरा करने देंगे, मुझे पूरा करने दें। आप बोलिए। आप मेरे हर उत्तर को काटेंगे तो फिर प्रश्न ही बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो शीतलदास जी के बाद फिर हमारे विधायक बने पप्पू कलानी जी। हाँ। उन्होंने जेल से विधायक बनकर लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि मैं, अगर आप वोट दोगे तो मैं छूट के आऊंगा और शहर की सेवाएं करूंगा। इस गुमराह करने वाली स्टेटमेंट में शहर के उस समय के लोग आ गए। उस समय शायद भारतीय जनता पार्टी भी कमियां रही होंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय, आप नेतृत्व कर रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को उतना समझा नहीं पाए, सुधार नहीं पाए, सोच को सुधार नहीं पाए। लेकिन लोग इस प्रकार से उसके भ्रम में आ गए कि ये वहां से छूट के आ जाएंगे और हमारी सेवा करेंगे। आप उल्लासनगर शहर के अध्यक्ष थे उस टाइम भारतीय जनता पार्टी, आपने रोका होता। आप तो पढ़े लिखे इंसान हो। मेरी विचारों की तंद्रा में आप अंकुश बीच में मत लगाया ना, मैं बोलूंगा, मैं अपने लिए भी बोलूंगा। तो इस आधार पर उस समय, अब ये बताइए
मैं सफल गया या मैं असफल गया, या उस समय का नेतृत्व सफल गया या उस समय का नेतृत्व असफल गया, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि उस समय शहर में जो व्यक्ति जेल में बंद था टाडा के आरोपों के तहत, वो व्यक्ति जेल में बंद होने के बाद यहाँ पर 9 साल उसने विधायक का पद उसने पाया। इस शहर के 9-10 साल गए ना, तो वो विषय दूसरा। उसके बाद बाबी ज्योति कलानी विधायक बने, उसके बाद फिर कुमार इलानी विधायक बने। अब कुमार इलानी का जहाँ तक विषय है, तो कुमार इलानी अपनी क्षमता के आधार पर, कुमार इलानी कोई बेसिकली राजनीतिक सोच वाला या कोई विजन वाला व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति है, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे अच्छे सहयोगी हैं, स्वभाव के अच्छे हैं, हर चीज़ उनमें अच्छी है, काफ़ी यानी शहर का विकास करने की सोच भी रखते हैं। लेकिन एक विजन जो लगती है कि मुझे शहर को यहाँ से यहाँ ले जाना है, मुझे शहर को यहाँ से यहाँ ले जाना है, उसमें कहीं ना कहीं पर उनको और भी अब डेवलपमेंट लाने की आवश्यकता है अपनी सोच में, सोच के आधार पर। उसके बाद हर व्यक्ति को एक अच्छी टीम लगती है, वो भी टीम उत्पन्न करने की भी एक व्यवस्था करना उनके लिए बाकी है। दूसरा विषय ऐसा है कि समाज को या किसी भी शहर को नेता, कहीं पर आप कहोगे कि शेरों का नेता किसी बकरी को बनाओगे, शेरों का नेता किसी बकरी को बनाओगे तो सफल नहीं जाओगे। बकरियों का नेता शेर को बनाओगे तो सफल जाने की संभावनाएं होती हैं। तो इस आधार पर शहरों को चलना होता है। लेकिन राजनीतिक और लोकशाही, ये लोकशाही है, यहाँ पर आपकी सोच के आधार पर या मेरी सोच के आधार पर या सही निर्णय हो, ऐसा संभव नहीं होता। यहाँ पर हर निर्णय करने के पीछे 50 कारण होते हैं। जो व्यक्ति सोचता है, मैं सोचूंगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, लेकिन जो व्यक्ति निर्णय करने की प्रक्रिया में होंगे उनको कुछ अलग सोच होती होगी, उस प्रकार से वो निर्णय लेते हैं। उस आधार पर इन शहरों को कभी सही कभी गलत, लेकिन नेतृत्व मिलता है, उसके आधार पर चलना। लोकशाही में कभी कम कभी ज्यादा इस प्रकार से। लेकिन मेरा मानिए ये, मैं किसी भी व्यक्ति के विरोध में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैं आपसे एक सवाल इसी विषय में पूछना चाहता हूं, आपको सॉरी आपको रोक रहा हूं। जैसे आपने कहा कि आमदार कुमार इलानी की जो वो सोच, जो विचारधारा वो नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, ऐसे काफी लोग कहते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि एक गलती अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर नहीं की होती, वो गलती बताता हूं आपको, उस टाइम पर अगर श्री गोपीनाथ मुंडे साहब ने, प्रमोद महाजन जी ने अगर आपकी टिकट नहीं काटी होती, तो आज उल्लासनगर का जो चित्र होता वो कहीं और होता। क्योंकि जो क्वालिटी आप बोल रहे हो कि आपके अभी के आमदार में नहीं है, आप में तो थी। तो ये गलती जो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले सालों में की, उसका आज भुगतान उल्लासनगर के शहरवासियों को करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? इस विषय पर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कहूँ कि अगर मैं विधायक होता या मुझे टिकट मिलती और मैं जीतता और मैं विधायक होता तो मैं इस शहर की काया पलट देता। लेकिन वो केवल कहने मात्र तक का बात रह जाएगी। जो मौका मिलेगा तो इंसान काम कर पाएगा ना। जो पास्ट हो चुका उसको हम अंडू नहीं कर सकते। जो हो चुका वो हो चुका, उसको हम अंडू नहीं कर सकते हैं। तो जो हो चुका वो हो चुका। सही क्या था, गलत क्या था, शायद कुदरत ने मुझे और कुछ काम दिया होगा, कुमार जी के नाम पे ये काम लिखा होगा, तो जिस आधार पर जो जैसे चलता है वो वैसे है। उस टाइम पे एक षड्यंत्र रचा गया था आपके खिलाफ, शायद आपको याद नहीं, मुझे याद है कि आपके लोगों ने आपकी टिकट कटाने के लिए कहाँ किस हद तक नहीं गए, वो शायद आपको भी शायद उस बात की जानकारी होगी। सही, लेकिन जिन्होंने अगर इस प्रकार के षड्यंत्र में शामिल हुए होंगे, जो शब्द आप उपयोग कर रहे हो, उन्होंने अगर मेरी टिकट कटवाने की कोशिश की, तो ये राजनीतिक धर्म है। राजनीति में किसी भी पक्ष में दो ग्रुप्स जब उत्पन्न हो जाती हैं तो एक दूसरे की टिकट के खिलाफ वो काम करने का प्रयास करते ये व्यक्ति का ही स्वभाव है। राजनीति तो छोड़ दीजिए, जहाँ पर दो दोस्त आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को नुकसान करने की भी कोशिश करते हैं, दो भाई आपस में एक दूसरे के नुकसान में चले जाते हैं, तो ये तो अलग से एक महत्वाकांक्षाओं की टकराव है जिसमें ग्रुप्स बन जाती हैं और एक दूसरे के खिलाफ में काम करते हैं। तो उसका भी कोई हम जीवन में मलाल लेकर या उसका कोई गलत चीज लेकर। एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, महत्व विश्व विषय का है कि अब जो सिस्टम है
अब जो सिस्टम और केवल राजनीति ही जीवन है, या केवल विधायक ही बनना जीवन है, या कोई सांसद बनना जीवन है, या मंत्री बनना ही जीवन है, या प्रधानमंत्री बनना ही जीवन है, ऐसा नहीं है। हर आदमी अपने जीवन में रहकर जो जो कुछ कर सकता है, जो जो कुछ समाज को दे सकता है, उसने करते रहना चाहिए, देते रहना चाहिए। वो पद परमानेंट है, ये सब पद जो भी है वो परमानेंट नहीं है, 5 साल के लिए। हाँ, तो उसके लिए कभी हारना होता है, कभी जीतना होता है, कभी टिकट पाना होता है, कभी टिकट गंवाना होता है। तो इस प्रकार से आज भी हर व्यक्ति जो पद पर बैठा हुआ है उसको चिंता होती है कि ये पद मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये चिंता उस व्यक्ति को सताते रहती है, स्वाभाविक है, जीवन का दौर है। अब जैसे राजेंद्र साहब आपने कहा कि पप्पू कालानी 2 बार चुनाव जेल से जीते, तो उनमें वो क्वालिटी थी, उनके पास में फॉलोअर्स थे, उनके पास वोटर्स थे। आप उस टाइम पर, वो तो अंदर थे, जेल में थे, आप शहर में बाहर थे, नेतृत्व तो आपके हाथों में था, आप लोगों को सुझाव करने का काम करते थे। लेकिन उस व्यक्ति ने अंदर बैठ के 2 टाइम चुन के आए। मुझे एक नेता बता दो भारतीय जनता पार्टी का, एक नेता जो चुनाव के टाइम में फॉर्म भरे, घर से बाहर ना निकले और वो भारी मतों से चुन के आए। मुझे एक नेता बता दो। उसके बाद आपके नेता लोग कहते हैं कि 2000 वोट है कालानी के पास में, 5 से 7 हजार वोट है। आप कितना मानते हो? मैं कहता 2 बार जेल से चुनने के बाद आमदार का चुनाव, और उस टाइम में आमदार की जो एरिया थी ना वो छोटी नहीं थी, 1 से 5 नंबर तक हुआ करती थी, अभी 1, 2, 3 है। तो जो उस टाइम जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था, और उस टाइम पे भी आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने जो पब्लिक आपको वोट करे। क्या कहेंगे इस विषय में? मैं पप्पू कालानी के पास या कालानी के पास कितने वोट्स हैं, किसके पास कितने वोट्स हैं, इसका आंकलन करना ही गैर स्वाभाविक है। आपके नेता लोग कर रहे हैं, जो करते हैं उन्होंने किया, मेरे लिए गैर स्वाभाविक है। करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति के पास जो ये जनता है ना, आप कैसे बोल सकते हो किसी व्यक्ति पर कितने वोट है? वो जो जनता है ना, कैसे आकलन कर सकते हो? मुझे हाँ, बोलिए। मुझसे पूछ रहे तो मुझे उत्तर देने दीजिए ना। हाँ, ये जो जनता है ना, हाँ, वो जनता किसी की भी मिल्कियत नहीं है। हाँ, कि कोई कहे कि ये 50 लोग मेरे हैं, ये 100 मेरे हैं, या 5000 मेरे हैं, या 10,000 मेरे हैं, ये किसी की भी नहीं है। ये केवल काम को देखते हैं। ये हम एक हवा खड़ा करते हैं कि मैं नेता बनकर बाहर निकलूं और नेतृत्व के स्टाइल में निकलूं, जैसे लोगों को लगे कि मैं नेता हूं। मेरे पास आजकल वो जैकेट्स पहन के घूमते हैं जो मंत्री पहन के घूमते हैं। कभी हाँ, आपके नेता लोग काफी पहन के घूमते हैं। कभी कभार आप भी पहन लेते हो। 1-2 बार पहना था। हाँ, हाँ। बाद में फिर घुटन होने लगी। पता नहीं क्यों आपके नेता लोगों को घुटन नहीं हो रही है। नेचुरल रहो, नेचुरल। हाँ, तो आपने तो कभी नहीं पहना? कभी भी नहीं। उनका अंदाज बदल जाता है, बॉडीगार्ड साथ में लेकर निकलना, गाड़ियां बड़ी बड़ी होनी चाहिए, मोबाइल लेने का स्टाइल भी ऐसे हो जाता है, ऐसा टेढ़ा हो जाता है। उनको लगता है कि हमारा सब नेतृत्व का स्टाइल है, तो उस स्टाइल के आधार पर उनको लगता है कि हम लोगों को और व्यवस्थाओं को या अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं कि मेरे पीछे इतनी ताकत खड़ी है। अधिकारी भी जानते हैं तुम्हारी ताकत को, लोग भी जानते हैं तुम्हारी ताकत को। केवल देखा क्या जाता है कि तुम सचमुच में कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना अच्छा बोल रहे हो, कितने अच्छी व्यक्ति अंदर से हो। यही सबको पसंद है, कुदरत को भी यही पसंद है, व्यवस्थाओं को भी यही पसंद है, अधिकारियों को भी यही पसंद है, लोगों को भी यही पसंद है। मेरे पास 5000 वोट हैं या 25, उसका आंकलन मेरे पास केवल मेरा वोट है। हाँ। मेरा बच्चा भी, मेरे घर वाले भी मेरे कहने पे वोट दें या ना दें, इसकी कोई गारंटी कोई दे ही नहीं सकता। तो केवल मेरा वोट ही मेरा काम है, केवल लोगों का काम करना, उस काम के आधार पर लोगों को अपील करना कि मैंने आपको काम करके दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर तो आप कमल के फूल को, या भारतीय जनता पार्टी आप तीर कमान को सपोर्ट कर रहे तो तीर कमान को आप उसको वोट दो। यही जीवन होता है राजनीतिक। बाकी कोई कहेगा हमारे पास इतने वोट हैं, हमारे पास उतने वोट हैं, और उस आधार पर फिर फंडिंग्स की बात हो, उस आधार पर पैसों की बातें हों। मुझे ये बताइए कौन से नेता ने, आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी किसने काम नहीं किया? जहां पर काम नहीं हुआ, विरोधी पक्ष कहां पर था? कौन से विरोधी ने विरोध किया कि काम नहीं हो रहा है, या काम सही नहीं हो रहा है, या काम गलत नहीं हो रहा है? लोकतंत्र में विरोधी पक्ष का भी न होना, विरोध न करना, यह सबसे बड़ा एक डेंजरस आयाम है जो आगे चलकर भुगतना पड़ता है शहर को। तो इस आधार पर यहां पर विरोधी पक्ष सब समाप्त हो गए। विरोध करने के लिए केवल आपके इंटरव्यूज में एक दूसरे का विरोध करेंगे और कहेंगे कि देखो मैंने कितना बढ़िया बोल दिया।
व्हाट्सएप पे एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ पे लिख लेंगे, देखो मैंने कितना ये कह दिया, देखो मुझ में कितनी ताकत है, ये ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे और ताकत के आधार पर अपना नाम बढ़ाने की या सामने वाले का नाम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां पर गलत काम हो रहा है उसके लिए सब साथ में बैठ जाते हैं। आपके नेता भी बैठते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं विरोधी पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं अपने पक्ष की तो बात को मैंने कहा ना, मैंने कहा आपके नेता ही जगह बैठते हैं। मेरे विषय पे आप जन्मदिन पे बधाई कौन देने गया था? मैं आता हूं उस विषय। हाँ। वो विषय फिर आपने डाइवर्ट करके जा रहे हो। बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि विरोधी पक्ष ने इस शहर में गलत कामों का विरोध करना बंद कर दिया। यह सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है हमारे शहर के ऊपर। वो ब्रेक लगाना, हाँ, जो ब्रेक का काम, विरोधी पक्ष को राम जेठमलानी कहते थे, विरोधी पक्ष को विरोधी पक्ष नहीं कहना चाहती, इस दी सुपरवाइजरी पार्टी। उनका काम है सुपरविजन करना। तो सुपरविजन करने वाले पक्ष अगर सुपरविजन को छोड़कर वहां पर जो गलत चल रहा है उसके साथ में सांठगांठ करने के लिए बैठ जाएंगे, फिर बाहर आकर विरोध करेंगे। किसका विरोध करते हो? विरोध किया जाता है नीतियों का, विरोध किया जाता है गलत कामों का। व्यक्तियों का विरोध कभी भी नहीं किया जाता। यहां पर व्यक्तिगत विरोध किया जाता है व्यक्तियों का, कामों का विरोध नहीं है, नीतियों का विरोध नहीं है। नीतियों में साथ में जुड़ जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि किसी के बर्थडे पे जाकर उसको जन्मदिन की बधाई देना, ये व्यक्तिगत किसी का भी निर्णय हो सकता है कि मैं इसके पास व्यक्तिगत जाऊंगा, यानी और उसके पास जाकर जन्मदिन की बधाई दे के आऊंगा। वो दे के आए, वहां तक स्वाभाविक है। अब उसमें गैर स्वाभाविक क्या है? गैर स्वाभाविक यह है कि उसमें विवाद शुरू हो रहा है। किसने किया शुरू? जिसने भी शुरू किया, ये गैर स्वाभाविक है। मैं किसी को दोषी, किसी को जिसमें उंगली इस विवाद में मैं खुद को घुसेड़ दूं, ये मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं इसलिए ये गैर स्वाभाविक, ये विवाद शुरू ही नहीं होने चाहिए। एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी सभी पक्षों में और सभी नेताओं में होनी चाहिए कि ये विवाद का विषय ही नहीं है। विषय वहां पर समाप्त हो गया, किसी ने किसी को बधाई दे दी, बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। हाँ, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष का काम है ब्रेक लगाना, ठीक है, जैसे राम जेठमलानी साहब ने कहा कि ब्रेक लगाना है, सुपरवाइजिंग करना ऑपोजिशन का काम है। जब आप विरोध में थे, विरोधी पक्ष में थे, जब आप सुपरवाइजर थे, आपने कितनी सुपरवाइजिंग की शहर के ऊपर? कुछ नहीं। कौन सा? अगर होती तो आज शहर डेवलप होता। कौन से विषय का जहां पर कोई दुर्घटना या कोई गलत विषय हुआ, एक विषय ऐसा बता दो जिसका हमने दिल से, हृदय से, ईमानदारी से और आत्मा से विरोध न किया हो। आप तो तब से जानते हो, तब से जानते हो। आप तो कार्य आप हमारे साथ में आज 705 प्लाट पर जहां पर गार्डन बना हुआ है अमन टाकिस के सामने। आपके नेतृत्व के बाद क्या हुआ? अब आप मेरे नेतृत्व की बात पूछ रहे थे ना? मैं पार्टी की बात कर रहा हूं साहब। आप मेरे नेतृत्व की बात कर रहे हो? मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। अभी आपका रिकॉर्ड आपके पास है। आप मेरे नेतृत्व की बात कर रहे थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूं कि जब आप नेता थे तब आपने क्या किया था। तब मैं उसकी बात बताना चाहता हूं कि 705 प्लाट पे उस समय अवैध निर्माण की बिल्डिंगें खड़ी हो रही थी। हम सब ने 500 कार्यकर्ताओं ने उसको मानवीय साखड़ी बनाकर उसको घेराव किया था, ह्यूमन चेन बनाकर। आज वहां पर बच्चे खेलते हैं, आज वहां पर गार्डन बन गया है। हमने इस प्रकार से जहां जहां डीपी प्लान का विरोध किया, हमने गलत डीपी प्लान इस शहर में, उस डीपी प्लान को लागू नहीं होने दिया। हमने जहां पर रास्तों पे जितना चौड़ा होना चाहिए उतना चौड़ा होना चाहिए। आज कल्याण अमरनाथ रोड क्यों भुगत रहा है? क्योंकि उसका सेंटर शिफ्ट कर दिया गया है। वो डीपी प्लान के ऊपर मुझे याद आ रहा है कि शहर के हित के लिए आप और पप्पू कालानी जी एक ही मंच पे थे, ठीक है ना। डीपी प्लान के लिए आपने इतने संघर्ष किया, उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं थी, उसमें शहर के हित के लिए सभी सत्ताधारी और ऑपोजिशन ने आके साथ में मिलके शहर के डीपी के लिए, शहर के विकास के लिए एक मंच पे खड़े हुए। मुझे याद है वो दिन भी जब जीवन इदनानी ने कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया था। आपका उस टाइम भाषण चालू था और उस टाइम पर आपसे ज़्यादा गुस्सा पप्पू कालानी जी को आया। और उस टाइम में क्या हुआ सभी शहरवासियों को मालूम है। ये जो उस टाइम पर जो शहर के विकास के लिए सब एक साथ में एकजुट हुए, सभी पक्ष के नेता, ऑपोजिशन हो या सत्ताधारी हो, आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा शहर के विकास के लिए? एक दूसरा, आप जैसे कह रहे हो कि डीपी प्लान के लिए आपने मेहनत की, मैं मानता हूं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेहनत थी। उसी डीपी प्लान के ऊपर जब ये आज इंप्लीमेंट हुआ है, 4 नंबर में आपके परिसर में ये जो अपना फाउंटेन है वहां पर 100 फुट के नाम पे कटिंग की गई, साईं वसीम शाह दरबार का नाम तोड़ा गया। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पार्टी है, तो उस टाइम पर क्यों भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आके खड़ा नहीं हुआ कि ये
मेरे साईं का नाम है, मैं तो टूटने नहीं दूंगा। बुलडोजर चलना है तो पहले मेरे पर चलेगा, बाद में मेरे साईं के नाम पे चलेगा। नरेंद्र जी, आप उस टाइम क्या कर रहे थे? आप उस टाइम किधर थे? मेरा इसमें मत बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ पर मेरा मत स्पष्ट होता है, मैं किसी भावनात्मक विषय में आता नहीं हूँ। किसी को सही लगे, गलत लगे, बुरा लगे, वो विषय अलग होता है। अब यहाँ पर हकीकत क्या है इसकी जानकारी शायद आपको नहीं है, या इसके पहले जहाँ पर भी जो आपके विषय हुए हैं उनको शायद जानकारी कम होगी। कालानी सोसाइटी के बाहर ये रोड जो बना, उस रोड के वहाँ पर गार्डन बनाया गया, गलती और चूक की जड़ क्या है? इसमें साईं वसण शाह का नाम का विषय का कोई अभी ये खड़ा करना एक इमोशनल, वो एक अलग विषय है। हम पहले गलती को पकड़ेंगे। आप कहीं पर कोई इलीगल चीज बना देते हो कारपोरेशन से। किसने बनाया? कारपोरेशन ने। किसके कहने पर? कारपोरेशन ने बनाया, किसी के भी कहने पर बनाया, वो मुझे पता नहीं, मैं क्यों कहूँ कि किसी वहां के माजी नगर से कौन थे उस समय? शायद आज आपके संपर्क में है? उस समय जो नगर सेवक तो वहां पर लुंड परिवार थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कहा मेरे पास मुहूर्त पे आपके ही मंत्री साहब अरविंद चौहान साहब आए थे, ठीक है ना, आपके आमदार कुमार एलानी जी थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब विषय पर आते हैं ना, हम विषय पर आते हैं। मेरा मंत्री अगर वहां पर मुहूर्त करके गया, लुंड परिवार ने वहां पर उसको बनाने को परमिशन उनको कहा कि इनको करके दे दो। अब मैं ये कह रहा हूं, आप कमिश्नर हो, मैं कहूं कि इस रोड के ऊपर गार्डन बना दो, जो गार्डन के लिए रिजर्व नहीं है तो कमिश्नर ने उसको रोकना है ना। नगर सेवक तो कोई भी मांग कर सकता है, पब्लिक तो कोई भी मांग कर सकती है। कल कोई वीटीसी ग्राउंड पे कहेगा कि यहां पर हॉस्पिटल बना लो, तो क्या कमिश्नर कहेगा कि मुझे नगर सेवक ने कहा कि हॉस्पिटल बना लो तो मैं हॉस्पिटल बना दूंगा क्या? ये वहां पर अधिकारियों का अर्थ ही ये होता है कि अधिकारी को नियमों के अंदर काम करना होता है। नगर सेवक जनप्रतिनिधि है, वो जनता का काम नियमों के बाहर भी करवाने का प्रयास करता है, ये स्वाभाविक टेंडेंसी होती है। लेकिन अधिकारी को नियमों के अंदर रहकर काम करना होता है। उसने कह देना चाहिए कि ये संभव ही नहीं है, यहां पर गार्डन कैसे बनेगा। अब अगर मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी के बाहर रोड और आपके गेट के बीच में स्पेस है, वहां पर गार्डन बना दिया जाता है। वहां का नगर सेवक वहां पर रिकमेंड करता है और वहां पर गार्डन बना दिया जाता है। कल आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में वहां पर जाती है, वहां पर उसके सामने आपका घर का गेट, आपकी दुकान का गेट उस गार्डन के सामने आ रहा है, और वो जगह गार्डन के लिए रिजर्व ही नहीं है, वहां पर रोड है। तो आप क्या कहोगे उस समय आपकी फीलिंग क्या होगी? हकीकत को समझने का हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हकीकत क्या है। हम कोई भी मुद्दा उठाकर उछालकर यूं फेंक देंगे और उस मुद्दे के ऊपर हर व्यक्ति राजनीतिक दृष्टिकोण से कि शायद साईं वसण शाह दरबार वाले नाराज हो जाएं या साईं और कोई नाराज है। मुझे पता है कि साईं वसण शाह दरबार के जो जितने भी हमारे वहाँ पे हैं अपने संत हैं, साईं जी हैं, वो सभी इन चीज़ों से ऊपर हैं। उनको इस विषय का उनको पीड़ा हुई थी, मैं कह रहा हूं वो सभी इन चीजों से ऊपर हैं। ये पीड़ा हुई थी, ये भी हमारे वाक्य हैं। आपके लोगों ने बोला, लेकिन मैं उस टाइम के माजी नगर सेवक राज असरोड़कर जब मिलने गए तो कहा कि साईं जी को दुख हुआ कि तोड़ दिया, बताया भी नहीं। अब वो राज असरोड़कर का विषय होगा ना, उसकी सोच है, वो मेरी सोच नहीं है ना। मैं तो हकीकत पे बात करूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर कल अगर मेरे घर के बाहर और रोड के बीच में यहाँ पर गार्डन बन जाए और उस गार्डन को जब मैं अपनी रीडेवलपमेंट करूं तो मेरे घर के गेट के सामने गार्डन आ जाए, मेरे घर में एंट्री मुझे ना मिले, या मेरा दुकान यहां पर बने दुकान को एंट्री ना मिले, तो मेरी उसमें क्या गलती है? किसी के साथ भी अन्याय न होना, किसी भी धर्म, भाषा, जाति, किसी के आधार पर भी किसी के साथ अन्याय न होना, ये सबसे पहले सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की टेस्ट होती है। उस टेस्ट पे हमेशा हमें खरा उतरना चाहिए। तो इस आधार पर डेवलपमेंट प्लान का जो विषय था, उस डेवलपमेंट प्लान पे हमने काम किया। उस समय पप्पू कालानी जी भी हमें सहयोग दिया, वो हमारे मंच पर हमारे साथ में आए। मैं आज तक कहता हूं कि जब भी शहर में कहीं पर कभी आग लगती होगी तो हम अपने विरोधी को कह सकते हैं कि तुम पानी की बाल्टी यहाँ पर नहीं लगाओ, मैं भी डालूंगा, तुम भी डालो, क्योंकि ये आग जल्दी बुझनी चाहिए। आज ये शहर उस आग से ज्यादा आग में झुलस रहा है। मैं अभी आप पास्ट के बारे में मुझे बात करवाने का प्रयास कर रहे हो, मैं फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता हूं। होना भी चाहिए, बोलिए। इस शहर का भविष्य मैं चाहता हूं कि इतना उज्जवल और इतना चमकदार होना चाहिए कि जितने लोग हमारे बाहर गए हैं ना, वो आज नाश्ता करने के लिए, कुछ खाने के लिए शहर में वापस आते हैं।
उनको वहां पर वो कमी खलती है कि जो नाश्ता हमें क्योंकि आदत बन जाते हैं, जो नाश्ता हमें उल्लासनगर में मिलता था वो वहां पे हमें नहीं मिल रहा है। जन्मभूमि छोड़ के गए, कर्म भूमि छोड़ के गए आज। और ये शहर केवल शहर नहीं है, ये कोई ऐसे कंक्रीट का शहर नहीं है, ये एक शरणार्थी जो यहाँ पर आए थे विभाजन के बाद उनकी आत्माओं को बसाने वाला एक शहर है। उनको एक नए सपने साकार करके देने वाली एक माटी और जमीन है, जिन्होंने वहां पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहां पर सिंध में यहाँ पर आए और यहाँ पे नए सिरे से वापस अपने घरों को बनाना, अपने मकानों को बनाना, अपने दुकानों को बनाना, अपने घर को फिर से उत्थान करना, जीरो से लेकर माइनस से लेकर अपने आकाश की ऊंचाइयों को छूने की महत्वाकांक्षाओं को लेकर जो लोग यहाँ पर उभर कर काम करना चाहते थे, उन लोगों का शहर ये आत्मा है, ये शहर नहीं है। आज वो शहर के लोग ये शहर छोड़कर दूसरी बार यहां से पलायन करके चले जाते हैं। एक एक्सोडस हमने सिंध से किया, पलायन सिंध से किया, दूसरा एक्सोडस हम उल्लासनगर से कर रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाएं कम होने के लिए। दर्द इस बात का है, मुझे भविष्य ये सुधारने की इच्छा है कि हमारे पूरे नेतृत्व ने सभी अपने मतभेद बुलाकर एक दूसरे के ऊपर लांछन फेंकना, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। कोई होगा क्रिमिनल, हो गई क्रिमिनल की बातें खत्म, उसने क्राइम किया होगा, क्राइम का उन्होंने भुगता, खत्म हो गया। शोले पिक्चर अब सबने मिलकर इस शहर के बारे में सोचना चाहिए, शहर के हित के बारे में, शहर के भविष्य के बारे में, शहर के रास्ते बनने चाहिए। ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, कोई क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? किसका काम कैसे चल रहा है? ये जो सड़कें बराबर नहीं बन रही, उसका कोई क्यों नहीं आवाज उठ रहा है? ये सब मिलकर ये सब होना चाहिए, ये हमारे शहर का भविष्य बनना चाहिए। और आपको शायद शोले मूवी पे कुछ आना था, लेकिन मैं इस पे आना चाहता था, पता नहीं फिर ये मेरा अब वाला वाक्य उसके साथ जुड़ेगा या आपके प्रश्न को हटा देगा। बोलिए, आप बोलिए। मैं यह कह रहा हूं, आज सभी पक्ष मिलकर, ये पहली बार एक ऐसा लोकसभा का चुनाव मुझे यहां पर दिख रहा है जहां पर कोई भी विरोधी पक्ष मुझे दिख नहीं रहा है। यानी विरोध में कौन है वो दिख नहीं रहा है। श्रीकांत शिंदे जी के विरोध में, हमारे भाजपा शिवसेना के प्रत्याशी के विरोध में कौन सा पक्ष विरोध में है मुझे दिख नहीं रहा है। राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ हमारे साथ में है, टीओके पप्पू कलानी हमारे साथ में है, आरपीआई हमारे साथ में है, दूसरी आरपीआई अपनी सभी अब हमारे साथ में है, बीजेपी और सेना तो साथ में है ही है, और कई जितने राजनीतिक लोग हैं सब हमारे साथ में हैं। कोई मोदी जी के कारण, कोई श्रीकांत शिंदे जी के कारण, कोई एकनाथ शिंदे जी के कारण, कोई रविंद्र चौहान जी के कारण, कोई किसी के भी कारण, कोई अपने देवेंद्र फडणवीस जी के कारण, जिसके कारण जो लोग हर एक ने अपने अपने आस्था और इसके आधार पर अपने साथ में सब जुड़े हुए हैं। ये पहली बार ऐसा चुनाव दिख रहा है जिसमें सब एक साथ में हैं। अब एक साथ में है तो हम सबकी जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है कि हम जिताएं भी, और जीतने के बाद हमारे जो विषय, जो दर्द मैंने अभी आपके सामने बयान किया ऐसे शहर के उस विकास का, उसकी गारंटी हम सब मिलकर उनसे शहर वालों को दिलवाएं कि ये शहर हम उस मुकाम पर पहुंचाएंगे, इस शहर को उस स्थान पर पहुंचाएंगे जहां पर कोई भी व्यक्ति यहां से जाने की सोच ही नहीं सकता, वापस आने की सोच सकता है। इस शहर को इतना विकसित करेंगे, सब लोग मिलकर उस पर काम करें, यही हमारी सोच होनी चाहिए। और इसके आधार पर ही मैं सभी शहरवासियों को कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में एक होनहार व्यक्ति जिसने खुद को प्रमाणित किया है, उसने लोकसभा में 2 बार गया है, तो उत्कृष्ट पार्लियामेंट मेंबर का उसको अवार्ड मिला है। ऐसे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो युवा भी हैं, सुशिक्षित भी हैं, और डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और जानकारी हैं, और उन्होंने अपने पिताजी के मंत्री पद के साथ में रहकर, एमएलए के साथ में रहकर, अब मुख्यमंत्री के साथ में रहकर उन्होंने बहुत कुछ राजनीतिक सिस्टम और विकास के सिस्टम को देख चुके हैं, और जिन्होंने हमारे सबके सौभाग्य से बहुत सारी फंडिंग यहां पर प्रदान की है। फंडिंग का इस्तेमाल पर हमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं लोगों के पास प्रश्न चिन्ह होगा, उस प्रश्न चिन्हों का समाधान हमें ढूंढना होगा, लेकिन उन्होंने यहां पर खूब सारी यहां पर फंडिंग की हुई है। और हमें सचमुच में हमारे एक फोन पर किसी भी व्यक्ति के एक काल पर भागते हुए आते हैं, इस परिसर का विकास हो रहा है, अंबरनाथ का विकास हो रहा है, अंबरनाथ के शिव मंदिर के नजदीक की जो परिसर पर है, शिव मंदिर तो हम चाहे नाम अंबरनाथ का क्यों ना हो, लेकिन हम उल्लासनगर का मानते वहां पर भी इतना बड़ा विकास की योजनाएं वहां पर लागू हो गई हैं। कितना विकास हो, अगर मेरा अंबरनाथ विकसित हो गया, उल्लासनगर विकसित हो गया, कल्याण विकसित हो गया, तो हमारे यहाँ पे किसी को मुंबई जाने की आवश्यकता क्यों? हमने यहाँ पर अगर अच्छी अच्छी ऑफिसें बना ली, तो यहाँ से जो वन साइड डायरेक्शन में लोग जाते हैं जॉब करने के लिए मुंबई के लिए, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी कंपनी अपनी ऑफिसें खोलेंगी।
तो यहाँ के लोगों को यहीं पर अपना रोजगार मिल सकता है। तो इस प्रकार के हर प्रकार के, और यहाँ पर जो व्यवसायी लोग जो कुछ आज परेशान हैं, उन व्यवसायों के लिए भी व्यवसायिक क्या बोलते हैं विस्टाज ओपन हो जाएं और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली हो जाए, इस आधार पर हमें ये सब कुछ काम मिलकर करना होगा। इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि फिर सुबह होगी और हमारे इस शहर में फिर से हर चीज़ अच्छी होगी और हम सब मिलकर इसकी गारंटी उठाएं। लोग कैसे भी करके श्रीकांत शिंदे को तीर कमान का वोट देकर जिताएं। अभी आप अपना प्रश्न पूछिए, अगर शोले वाला पूछना हो तो। समय की सीमा को देखते हुए जाते लेकिन इतना ही सभी शहरवासियों को कहूँगा कि जैसे राजेंद्र साहब ने कहा कि ऑपोजिशन नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 17 दिनों से वैशाली दरेकर मैडम का प्रचार बंद हो गया है। जैसे आपने कहा कि सभी पार्टी एक साथ हो गई, आपने सभी पार्टियों का नाम गिनवाए, उसमें जब से जो मैंने अपने आंखों से देखा है बात, जाते जाते कहूंगा खाली इतना कि जब से टीओके का समर्थन मिला डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को, तब से वैशाली दरेकर मैडम ने प्रचार बंद कर दिया। उन्होंने अपनी हार लड़ने से पहले स्वीकार ली। तो आने वाले दौर में लोगों के बीच जाएंगे, पूछेंगे शहरवासियों की क्या मांग है अपने खासदार से। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल। मुझे बोलना होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का, मेरे रक्त में बीजेपी का, रक्त के बजाय बीजेपी दौड़ती है। सही। 17 साल की उम्र से लेकर मैं इस पक्ष के साथ जुड़ा हुआ हूं, जब से जनता पार्टी बनी थी। सही। आप दरेकर ने प्रचार बंद कर दिया, किसी एक टीम को या किसी एक ग्रुप को उसका श्रेय देंगे, वो उनका सहयोग मेरे सर आँखों पर, उनका सहयोग हमें अगर दे रहे हैं और साथ में जुड़े हुए हैं तो उनके सहयोग को हम स्वीकार भी करते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं कि सही विषय में, सही कार्य में, सही लोगों को, सही पक्षों को वो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की जो पूरी प्रतिभा है पूरे देश में, आज नरेंद्र मोदी का जो काम है पूरे देश में, आज भारतीय जनता पार्टी की जो छाप है पूरे देश में, अगर वो न होती तो शायद हमारे आज के जो कैंडिडेट, जो ये नया गठ बना शिवसेना का, वो भी न होता तो शायद ये टीओके ने भी सपोर्ट नहीं किया होता। तो आप किसी बड़े आसमान को छोटे से बादल के साथ तुलना कर बादल को अगर आप उसको दे दोगे तो थोड़ा सा मुझे 2 शब्द उसमें कहना पड़ेगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज़ चैनल।